दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 3 अक्टूबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज की वीडियो में बिहार की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं कि बिहार सरकार के कृषि मंत्री और आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। जब पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहने वाले सुधाकर सिंह ने अपना इस्तीफा बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को सौंपा है। आपको बता दूं कि कृषि मंत्री सुधाकर सिंह बिहार आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र हैं, यानी कि बेटे हैं, जब वे नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी सरकार में कृषि मंत्री बनाए गए थे। सुधाकर सिंह के मंत्री पद से इस्तीफा दिए जाने की पुष्टि उनके पिता और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने की है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में दुर्गा पूजा, दशहरा और नगर निगम चुनाव के दौरान माहौल बिगाड़ने की आशंका है। जहां खुफिया विभाग के इनपुट के आधार पर बिहार पुलिस चौकस हो गई है। विभाग की ओर से जारी अलर्ट के मुताबिक त्यौहार और चुनाव के बीच बिहार में असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ सकते हैं। पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी जिलों के अधिकारियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने और फिर चौकसी बनाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि पुलिस मुख्यालय का कहना है कि ये सामान्य अलर्ट है। पूरे बिहार में दुर्गा पूजा पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए बड़ी संख्या में अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि बिहार में दुर्गा पूजा का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में सभी मंदिरों और फिर शक्तिपीठों पर भारी भीड़ उमड़ती है। यही माहौल दशहरा पर भी रहता है। इसके बाद सभी शहरों में निकाय चुनाव होने हुए जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने सख्ती बढ़ाना शुरू कर दिया है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। दोस्तों आजकल ज़्यादातर लोग स्मार्टफोन और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। एक दूसरे से जुड़ने के लिए लोग सोशल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी व्हाट्सएप यूज़र हैं तो फिर आपके लिए बड़ी खबर है। यह व्हाट्सएप अगस्त महीने में 23 लाख से ज़्यादा भारतीय अकाउंट पर रोक लगाई है, जिनमें से 10 लाख से ज़्यादा अकाउंट्स पर उपयोगकर्ताओं से कोई रिपोर्ट मिलने से पहले ही रोक लगा दी गई है। यह कंपनी ने शनिवार को ये जानकारी दी है। इसके अलावा जुलाई में व्हाट्सएप ने 23 लाख से ज़्यादा भारतीय अकाउंट पर रोक लगाई थी। आपको बता दूं कि व्हाट्सएप पर मेटा का स्वामित्व है। यह कंपनी ने जुलाई में भी 23 लाख से ज़्यादा अकाउंट को बैन कर दिया था। जब व्हाट्सएप को भारत में जुलाई के महीने में 574 शिकायतें भी मिली है। यह कार्रवाई 27 पर हुई है। देश में 40 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स वाले प्लेटफॉर्म ने जून में खराब रिकॉर्ड वाले 22 लाख से अधिक अकाउंट को बैन कर दिया था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बने ठीक से 6 महीने भी नहीं हुए हैं और आरजेडी और जेडीयू के वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी के सवाल पर आमने सामने हैं। इसी कड़ी में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने दोनों पार्टियों के नेताओं को नसीहत दे दी है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार विपक्षी एकता को मजबूत करने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी पद यात्रा करके भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए निकले हुए हैं। ऐसी स्थिति में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और शिवानंद तिवारी के बयान से हमें लगता है कि ये दोनों कहीं न कहीं बीजेपी से गाइड हो रहे हैं। जगदानंद सिंह और शिवानंद तिवारी को दलितों और अत्यंत पिछड़ों की जो इतनी बड़ी एकता बनी है, इन दोनों को ये समझ में आ रहा है या नहीं मैं नहीं जानता। दोनों स्वयंभू बने हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हम लालू प्रसाद यादव से आग्रह करेंगे कि इस तरीके की टीका टिप्पणी से पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ रहा है। ऐसी बातों से सरकार की अस्थिरता दिखती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार पुलिस अब फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर अधिक वक्त देगी। इसके लिए बाकायदा रोस्टर बना करके काम होगा। जब पुलिस का मकसद ये है कि उनकी बात हर आदमी तक तेजी से पहुंचे और अपनी छवि को दुरुस्त करने का मौका मिले। जब विपक्ष की ओर से बढ़ते अपराध का दबाव सरकार इसी तरीके से देगी। बिहार पुलिस संवाद का स्तर बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय ने इसका पूरा खाका तैयार कर लिया है। सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को सप्ताह में कम से कम 2 बार प्रेस ब्रीफिंग करने का निर्देश दिया है ताकि जनता तक पुलिस की बात पहुंच सके। इसके लिए जिलेवार रोस्टर बनाकर के दिन भी तय कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने इस बात को लेकर के सभी जिलों को आदेश जारी कर दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कल गांधी जयंती के मौके पर जन सुराज पद यात्रा का आगाज कर दिया है। यह पश्चिमी चंपारण के गांधी आश्रम से शुरू हुई
यात्रा अगले 1.5 साल में बिहार के कोने कोने में पहुंचेगी। ये पद यात्रा 3500 किलोमीटर की होगी। यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर बिहार के गांव-गांव जाएंगे और उनकी समस्या सुनेंगे। ये पद यात्रा 12 से 15 महीने तक चलेगी। जब 3500 किलोमीटर की पद यात्रा के पीछे का उद्देश्य नए बिहार की बुनियाद रखना है। जमीनी स्तर पर जनसंवाद के जरिए पलायन, बेरोजगारी, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बिंदुओं पर आधारित अगले 15 सालों के लिए पंचायत स्तर पर बिहार के विकास का विजन डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है। जब पद यात्रा के बाद अधिवेशन होगा जिसमें तय होगा कि राजनीतिक दल बनाना है या नहीं। जब वैसे पद यात्रा के बाद उनके व्यापक रूप से राजनीति के क्षेत्र में नए सिरे से कदम रखने की संभावना जताई जा रही है। जन सुराज पद यात्रा के लिए पटना से पश्चिमी चंपारण जाने से पहले पटना में प्रशांत किशोर ने पूजा अर्चना की। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार को सुरंग वाली सड़क का सौगात मिला है। ये टनल 4 लेन की होगी। बिहार में पहली सुरंग वाली सड़क बनने जा रही है जो कि 5 किलोमीटर की होगी। ये सुरंग वाराणसी से कोलकाता एक्सप्रेस वे के बिहार का हिस्सा है। इस सड़क का निर्माण बिहार के कैमूर जिले से होना है। फिलहाल इसके लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने का इंतजार है। आपको बता दें कि ये टनल 4.5 किलोमीटर तक बनाए जाने के लिए प्रस्तावित है, लेकिन इसके निर्माण के लिए 6 किलोमीटर भूमि अधिग्रहण किया गया है। आपको बता दूं कि 16,142 करोड़ के अनुमानित लागत से बन रहे कोलकाता एक्सप्रेस वे से कैमूर में निर्माण किए जाने वाले टनल पर 1037 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जहाँ वहीं उत्तर प्रदेश में वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस वे का मात्र 22 किलोमीटर हिस्सा है। इसके अलावा बिहार में ये कैमूर जिले में 52 किलोमीटर, रोहतास में 36 किलोमीटर, औरंगाबाद में 38 किलोमीटर और गया जिले में 32 किलोमीटर है। जहाँ इस परियोजना के लिए बिहार में 1757 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता होगी। इसमें वन क्षेत्र का हिस्सा 78 किलोमीटर है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर आप बिहार में किसी खास प्रयोजन से ज़मीन खरीदते हैं तो फिर आपसे निबंधन शुल्क यानी कि रजिस्ट्री शुल्क, जो रजिस्ट्री चार्ज होता है और स्टाम्प चार्ज होता है, वो नहीं लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है। जब सरकार ने औद्योगिक जमीन के लिए रजिस्ट्री और स्टाम्प चार्ज पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, माफ़ कर दिया है। जब मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग ने इसको लेकर के अधिसूचना भी जारी कर दी है। दरअसल बिहार में जमीन की कीमत अन्य राज्यों के मुकाबले काफी अधिक है, जिसके कारण बहुत से लोग उद्योग लगाने के लिए बिहार में जमीन की खरीद नहीं करते हैं। रजिस्ट्री चार्ज को समाप्त कर दिया है। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में 5G सर्विस लॉन्च कर दी है। इसके साथ ही कई शहरों में कल से ही 5G सर्विस मिलने लगा है। भले ही देश के सभी शहरों में 5G सर्विस अभी तक शुरू ना हुआ हो, लेकिन अगले साल के अंत तक इस सर्विस को पैन इंडिया लेवल पर पहुंचा दिया जाएगा, यानी कि देश के कोने कोने में 5G सर्विस मिलने लगेगी। सवाल यह है कि इसके लिए आपको कितने पैसे खर्च करना होगा, या 5G के लिए कितने पैसे खर्च करना होगा, ये सवाल है। या किसी भी कंपनी ने अपने 5G डेटा या फिर 5G रिचार्ज प्लान की अभी तक जानकारी नहीं दी है। हालांकि रिलायंस जियो के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा है कि भारत में जियो सस्ती 5G सर्विस लेकर आएगा। उन्होंने इंडियन मोबाइल कांग्रेस में 5G लॉन्च के वक्त कहा है कि भारत ने भले ही थोड़ी देर से शुरुआत की हो, लेकिन हम दुनिया की तुलना में उच्च गुणवत्ता वाली और अधिक किफायती 5G सेवाओं को शुरू करेंगे। हालांकि यह अभी तक साफ नहीं हुआ है कि आपको रिचार्ज करने के लिए कितने पैसे खर्च करने होंगे, मगर टेलीकॉम कंपनियां लगातार 5G प्लान की कीमतों को लेकर के कह रही है कि ये 4G जैसे ही हो गए। ये तो निश्चित है कि 5G रिचार्ज 4G के मुकाबले ज़्यादा कीमत वाले होंगे, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले हमारा खर्च कम हो सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 1,08,000 आंगनबाड़ी केंद्र पर अब बच्चों के पोषाहार में साग सब्जी, नींबू, गाजर, सहजन, पालक, हरा धनिया, पपीता और केले की मात्रा बढ़ाई जाएगी। जहाँ समाज कल्याण विभाग ने कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से पटना, गया, वैशाली, भागलपुर, पूर्णिया, सारण सहित कई आंगनबाड़ी केंद्र पर पायलट प्रोजेक्ट के तहत किचन गार्डन का शुरुआत किया है। इसकी समीक्षा के बाद ये बात सामने आई है कि इसका विस्तार करने से बच्चों के पोषाहार में फायदा होगा। जहाँ इसको लेकर के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। जी हाँ, आंगनबाड़ी केंद्र पर सिर्फ बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास में सहायक सब्जियों और फिर फलों को लगाया जाएगा, जहां बच्चों को पोषाहार दिया जाता है। लेकिन अब समाज कल्याण विभाग ने बच्चों के पोषाहार को और भी पौष्टिक करने का निर्णय लिया है। जब बच्चों के पोषाहार में साग सब्जी, नींबू, गाजर, सहजन, पालक, हरा धनिया, पपीता और केला की मात्रा को अगले माह में से धीरे धीरे सभी केंद्रों पर बढ़ाया जाएगा, यानी कि बिहार के सभी केंद्रों पर यह लागू कर दिया जाएगा।
दोस्तों बात करते हैं कि मानसून अब उत्तर भारत के ज़्यादातर मैदानी इलाकों से लौट चुका है। इसके बावजूद भी बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के आसपास बारिश का सिलसिला पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ है। मानसून एक्टिव है। इसका कारण पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती परिसंरचना का क्षेत्र है। यह चक्रवाती परिसंरचना के कारण मौसम में बदलाव दिख रहा है। पटना समेत बिहार में उत्तर पछुआ हवा का प्रभाव भी बना हुआ है। इसके प्रभाव से पटना समेत 25 जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ साथ हल्की वर्षा का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में अगले 24 से 48 घंटे तक हल्की वर्षा और बादल छाए रहने की संभावना है। कल राजधानी पटना समेत आसपास के इलाकों में बादल छाए रहे, जब वहीं अधिकतम तापमान में आंशिक गिरावट दर्ज की गई। मौसम विज्ञान की माने तो बंगाल की खाड़ी में अभी कम दबाव का केंद्र बना हुआ है, जहाँ वहां से इसके उत्तर पश्चिमी की तरफ बढ़ने का पूर्वानुमान है। इसके प्रभाव से आज 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर यानी कि दशहरा के मौके पर राजधानी पटना समेत बिहार के अन्य जिलों में बादल छाए रहने के हल्का वर्षा का पूर्वानुमान है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना में लगातार डेंगू से पीड़ित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि बेहतर इलाज से मरीज ठीक भी हो रहे हैं, ये कहना है श्री साई हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर अभिषेक कुमार का। डॉक्टर अभिषेक कुमार ने अब तक लगभग उनके हॉस्पिटल में 112 मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया है डेंगू का, और अभी तक 33 मरीज भर्ती हैं। उन्होंने बताया है कि इस बार डेंगू के पीड़ित मरीजों में लीवर की दिक्कत अधिक देखने को मिल रही है। इसके अलावा छाती और पेट में पानी का समस्या भी देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि इन्फेक्शन की शुरुआती दिनों में बुखार अधिक रह रहा है और बुखार के उतरते ही प्लेटलेट्स की संख्या में भारी गिरावट आनी शुरू होती है और कमजोरी रहती है। उन्होंने बताया है कि मरीज संयम से काम लें या खुद को हाइड्रेट रखें, प्रोटीन रिच डाइट लें और अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें। पटना जिले में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे के अंदर जिले में 108 नए मरीज मिले हैं। इनमें सबसे अधिक एनएमसीएच में 42 और पीएमसीएच में 33 और एनएमसीएच में भी 33 मरीज मिले हैं। जब तीनों अस्पतालों में माइक्रोबायोलॉजी विभाग में कुल 227 संदिग्ध लोगों की जाँच हुई है। इनमें 108 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पिछले दिनों लंदन गए हुए थे। यहां ब्रिटिश संसद के पास लगी गांधी प्रतिमा पर उन्हें गंदगी दिखी, तो फिर तेजस्वी यादव जेब से अपना रुमाल निकाल करके खुद बापू की मूर्ति की सफाई करने लगे। जी हाँ, उनकी पार्टी आरजेडी के एक विधायक ने ट्विटर पर इस वीडियो को शेयर किया है। जी हाँ, औरंगाबाद जिले के ओबरा प्रखंड से विधायक ऋषि कुमार ने लिखा है कि तेजस्वी यादव जी जब राष्ट्रपिता के ऐतिहासिक कांस्य प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करने गए तो उन्होंने मूर्ति को गंदा पाया। ये देख करके वे खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने रुमाल से इसकी सफाई करने लगे। जहाँ उनकी सोच महात्मा गांधी और गांधीवादी विचारों में उनकी आस्था को दर्शाती है। तेजस्वी यादव हाल ही में एक बार फिर से बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी और फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन को पुनर्जीवित करने के लिए भाजपा का साथ छोड़ दिया है। लंदन में ब्रिटिश संसद के पास लगी महात्मा गांधी की 9 फीट की प्रतिमा उनकी 1931 की एक तस्वीर पर आधारित है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में प्रेम प्रसंग में शादी करने का खामियाजा एक मां को गोली खा करके उठाना पड़ा है। जब प्रेम विवाह से नाराज प्रेमिका के भाई ने जीजा के घर में घुस करके उसकी मां को गोली मार करके गंभीर रूप से घायल कर दिया है। गंभीर रूप से घायल महिला को नाजुक हालात में एम्स में एडमिट कराया गया है। प्रेम विवाह में गोलीबारी की यह घटना पटना जिला के नौबतपुर थाना क्षेत्र की छोटी टेंगरेला गांव में घटी है। जानकारी के मुताबिक प्रेम प्रसंग में प्रेमी प्रेमिका ने शादी की थी, लेकिन ये बात लड़की के भाई को मंजूर नहीं थी। लड़की के भाई का आरोप है कि उसकी बहन को प्रेम जाल में फंसा करके शादी की गई है। इसी बात से गुस्साए लड़की के भाई ने जीजा के घर जाकर के गाली गलौज किया। इस दौरान जब लड़के के मां ने आकर के विरोध किया तो फिर गुस्साए युवक ने गोली चला दी, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। जब गंभीर रूप से घायल महिला को नौबतपुर रेफरल अस्पताल में लाया गया है, जहां से प्राथमिकता उपचार के बाद स्थिति चिंताजनक बताते हुए डॉक्टर ने पटना एम्स रेफर कर दिया। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से बिहार के दौरे पर आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह 11 अक्टूबर छपरा पहुंचेंगे, जहां पर वे जयप्रकाश जयंती समारोह में शामिल होंगे। दरअसल 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश जयंती को लेकर के छपरा के उनके पैतृक गांव सिताब दियारा में एक समारोह का आयोजन किया गया है। इस दौरान अमित शाह जेपी को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद रैली को संबोधित करेंगे। रैली में बिहार के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। समारोह के साथ बीजेपी यहां गृह मंत्री के आगाज की तैयारी में भी जुटे हुए हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बिहार शिक्षा विभाग ने 9वीं से लेकर के 12वीं के छात्रों को छात्रवृत्ति के तहत पैसे दिए जाएंगे। जी हां, ये योजना बिहार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए जारी की गई है। इस छात्रवृत्ति के तहत 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं को प्रतिमाह 12,000 रुपये तक सालाना की मदद छात्रवृत्ति स्वरूप प्रदान की जाएगी। इस छात्रवृत्ति के तहत 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में अध्ययन करने वाले छात्र छात्राओं को हर साल 12,000 रुपये तक का सालाना की मदद छात्रवृत्ति स्वरूप प्रदान की जाएगी, यानी कि एक साल में 12,000 रुपये की मदद दी जाएगी। इस परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। जब परीक्षा केंद्र सभी जिला मुख्यालयों पर बनाए जाएंगे। इस योजना के तहत देश भर में 1 लाख छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, जिसमें 5433 बिहार के लिए कोटा निर्धारित किया गया है। इस परीक्षा के लिए वही विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं जो 7वीं की परीक्षा में कम से कम 55% अंक प्राप्त किया है। जब परीक्षा 2 पाली में होंगी। जब प्रथम पाली की परीक्षा मानसिक योग्यता से जुड़े सवाल होंगे। इसमें कुल 90 अंकों के 90 सवाल होंगे। इसके लिए समय 90 मिनट निर्धारित किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी पर बड़ा हमला बोला है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि सुशील मोदी बेचैन आत्मा नहीं बने, अब उनकी राजनीति ढलान पर है, इसलिए आराम करें। उन्हें अपच की बीमारी हो गई है। जी हाँ, अगर रोज रोज कुछ नहीं बोलेंगे तो फिर खाना हजम नहीं होगा, इसीलिए कुछ न कुछ बोलते रहता है। शिवानंद तिवारी ने सुशील कुमार मोदी को सलाह दी है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सत्ता सौंपेंगे या नहीं, इसके लिए उन्हें दुबला होने की जरूरत नहीं है। शिवानंद तिवारी का बयान ऐसे समय में आया है जब सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री पद को लेकर के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों पर तंज कसा है। शनिवार को सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि लालू प्रसाद यादव 2025 से पहले बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार कच्चे खिलाड़ी नहीं है। 2024 में अपना सेटिंग होने से पहले ही वे सीएम पद पर नहीं छोड़ेंगे। सुशील मोदी के इस बयान पर हमला बोलते हुए शिवानंद तिवारी ने कहा है कि 50 साल पहले बिहार के आंदोलन से जुड़ने वाले सुशील मोदी की राजनीति अब ढलान पर है। तेजस्वी यादव युवा है, नई उम्र के तेजस्वी यादव की राजनीति तो अभी अपने उठान पर है। जब पद प्रतिष्ठा के लिहाज से अपने 50 वर्षों की राजनीतिक यात्रा में सुशील मोदी ने जो कुछ अब तक हासिल किया है, वह सब तो तेजस्वी यादव ने 33-34 साल की उम्र में ही हासिल कर लिया है। यह सुशील कुमार मोदी को उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक आज बिहार के पटना, नालंदा, बेगूसराय, नवादा समेत 14 जिलों में वज्रपात होने की आशंका है। इसे ध्यान में रखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। आपको बता दूं कि मौसम विभाग ने आज बिहार के पटना, नालंदा, बेगूसराय, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, गया, जहानाबाद, कैमूर, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर और भोजपुर जिले में वज्रपात को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जमीन की खरीद बिक्री करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक कि बिहार सरकार के आदेश पर पटना, बक्सर, समस्तीपुर, पूर्णिया, बांका समेत कई जिलों में 11 नए रजिस्ट्री कार्यालय खोले जाएंगे। ये कार्यालय इन जिलों के छोटे शहरों में स्थापित किया गया है। खबर के अनुसार बिहार में बड़े शहरों के आसपास के छोटे इलाकों में प्लॉट और फ्लैटों की बड़ी रजिस्ट्रियों को देखते हुए सरकार ने 11 नए रजिस्ट्री कार्यालय खोले हैं। इन कार्यालयों में 11 जूनियर रजिस्ट्रार समेत 33 नए पद सृजित कर लिए गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत देश भर के रेलवे कर्मियों को मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक कल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर के रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस देने की घोषणा की है। खबर के अनुसार केंद्र सरकार के इस ऐलान से रेलवे कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो रही है। हालांकि रेलवे में काम करने वाले आरपीएफ और आरपीएसएफ कर्मियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा, वहीं अन्य सभी कर्मचारियों को इसका बोनस मिलेगा। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार के इस फैसले से रेलवे में काम करने वाले करीब 11 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। जब केंद्र सरकार के द्वारा रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के बोनस के भुगतान के लिए करीब 1832 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक आज यानी कि 3 अक्टूबर को बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया,
किशनगंज समेत बिहार के 21 जिलों में पेट्रोल डीजल के दाम घट गए हैं, वहीं अन्य जिलों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। खबर के अनुसार राजधानी पटना में 2 अक्टूबर की तुलना में आज 3 अक्टूबर को पेट्रोल 88 पैसे और डीजल 82 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है, जबकि गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, भोजपुर, दरभंगा, गया समेत अन्य जिलों में भी पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं। आपको बता दूं कि तेल कंपनियों ने इंटरनेशनल मार्केट में चल रहे कच्चे तेल की कीमतों के अनुसार आज यानी कि सोमवार को भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों निर्धारित की है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बीजेपी नेता और ठेकेदार बबलू सिंह पर हमले का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज पटना में बीजेपी महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास 15 मिनट का मौन विरोध प्रदर्शन करेगी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने शनिवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में मौन रख करके एक तरह का प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन करेगी। आपको बता दूं कि शुक्रवार को बिहार के आरा में फ्रेंड्स कॉलोनी में हमलावरों ने बीजेपी नेता बबलू सिंह को गोली मार दी थी। वे घर से सुबह सैर करने ही निकले थे कि ताक लगाए बैठे बदमाशों ने उन पर हमला बोल दिया। सुशील मोदी ने दावा किया है कि गोलीबारी की ऐसी घटनाएं नियमित रूप से सामने आती रहती है जब बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति नियमित रूप से बिगड़ रही है। उन्होंने कहा कि पटना में आयोजित इन्वेस्टर मीट के आयोजन स्थल से 30 किलोमीटर की दूरी पर रेत माफियाओं के बीच हिंसक हाथापाई के बाद 5 लोगों की जान चली गई थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुर्गा पूजा और दशहरा के शुभ अवसर पर बिहार और देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि दुर्गा पूजा और दशहरा का पर्व हर्ष और उल्लास का पर्व है। जब दशहरा पर्व को विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है, ये पर्व असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। ये हमारे जीवन में संयम और आत्मिक बल का संचरण करने वाला पर्व है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को यानी कि बिहार वासियों का आह्वान किया है कि वे दुर्गा पूजा और दशहरा पर्व को पारंपरिक सद्भाव, आपसी भाईचारे तथा शांतिपूर्ण तरीके से हर्षोल्लास के साथ मिलजुल करके मनाएं। दुर्गा पूजा और पर्व त्योहार को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आला अधिकारियों के साथ शनिवार को बैठक भी किया है और पुलिस को भी पूरी तरीके से सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 8061 पंचायत हैं, जहाँ इसमें 61 पंचायत ऐसे हैं जहां भूजल का स्तर 50 फुट से नीचे है। इस कारण इन पंचायत में रह रहे लोगों को हर साल फरवरी से सितंबर तक पानी की दिक्कत होती है। जहाँ कुछ एक जगहों पर चापाकल भी फेल हो जा रहा है। जब बिहार सरकार ने इन पंचायतों के भूजल स्तर को बेहतर करने के लिए अब जल सुरक्षा योजना चलाने का निर्णय लिया है। जल सुरक्षा योजना के तहत इन पंचायतों में सबसे पहले बारिश के पानी को स्टोर करने के बाद दोबारा से इसे धरती में वापस भेजने पर काम होगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर पानी स्टोर करने के लिए यहाँ परकुलेशन टैंक बनाया जाएगा, जहां पानी को स्टोर किया जा सके और परकुलेशन टैंक के माध्यम से पानी रिचार्ज हो सके। इन इलाकों के कुएं आहार को दोबारा से जीवित किया जाएगा। योजना के तहत गांव के लोगों के साथ अधिकारी बैठक करके जल सुरक्षापन का काम करेंगे। इसमें गांव के वैसे सभी स्रोत पर काम होगा जहां से बारिश का पानी पंचायत से बाहर निकल जाता है। गांव में तालाब, कुएं, आहार, पोखर की संख्या जुटाई जाएगी ताकि उन सभी को दुरुस्त किया जा सके। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश में 5G टेक्नोलॉजी सेवाएं शुरू की है, जिससे मोबाइल फोन पर अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट युग का आगाज हो गया है। यहाँ पीएम मोदी ने भारतीय मोबाइल कांग्रेस यानी कि IMC 2022 में चुनिंदा शहरों में 5G सेवाएं शुरू की है। ये सेवाएं अगले कुछ सालों में धीरे धीरे देश भर में उपलब्ध करा दी जाएगी, यानी कि 2 साल के अंदर। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां 5G के फायदे गिनाए हैं, वहीं इशारों में RJD चीफ लालू प्रसाद यादव पर भी निशाना साधा है। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने 2 सितंबर 2016 को एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि गरीब डाटा खाएगा या आटा, डाटा सस्ता आटा महंगा, यही इनकी देश बदलने की परिभाषा है। लगे हाथ। आपको बता दूं कि कॉल ड्रॉप की समस्या कौन सुलझाएगा। पीएम मोदी ने आज लालू प्रसाद यादव का नाम लिए बिना इसी बात का जवाब दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि एक वक्त था जब मिडिल क्लास के कुछ मुट्ठी भर लोग गरीब लोगों की क्षमता पर संदेह करते थे, जहां उन्हें शक था कि गरीब लोग डिजिटल का मतलब भी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मुझे देश के सामान्य आदमी की समझ पर, उनके विवेक पर, उनकी जिज्ञासु मन पर हमेशा भरोसा रहा है। डिजिटल इंडिया ने सबको मंच दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज हमारे छोटे व्यापारी हो, छोटे उद्यमी हो, लोकल
बिल्कुल कलाकार और कारीगर हो, डिजिटल इंडिया ने सबको मंच दिया है, बाजार दिया है। आज आप किसी लोकल मार्केट में या फिर सब्जी मंडी में जाकर के देखिए, रेहड़ी पटरी वाला, छोटा दुकानदार भी आपसे कहेगा कि कैश नहीं है, यूपीआई कर दीजिए। ये बदलाव बताता है कि जब सुविधा सुलभ होती है तो फिर सोच किस तरीके से सशक्त हो जाती है। उन्होंने कहा कि बात चाहे किसानों की हो या फिर छोटे दुकानदारों की हो, हमने उन्हें ऐप के जरिए रोज की ज़रूरतें पूरी करने का रास्ता दिया है। दोस्तों, बात करते हैं कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार को नई राजनीतिक दृष्टि और नई सोच की जरूरत है, जहां बदलती दुनिया के साथ अपनी जगह बनाने में नई राजनीतिक समझ का होना मूल्यवान है। अगले 1 से 1.5 साल के लिए पश्चिम चंपारण के भितिहरवा के गांधी आश्रम से जन स्वराज यात्रा यानी कि पद यात्रा की शुरुआत करने से पहले प्रशांत किशोर ने एक न्यूज चैनल से खास बातचीत की। आपको बता दूं कि ये पद यात्रा गांधी जयंती पर यानी कि 2 अक्टूबर से शुरू हो गई है। बिहार में आप क्या करना चाहते हैं, जब ये सवाल पूछा गया प्रशांत किशोर से, तो फिर उन्होंने कहा कि हम किसी के आलोचक नहीं हैं, ये हमारा काम भी नहीं है। हम तो बिहार के लोगों की बात उन्हीं लोगों तक ले जाना चाहते हैं जो लोग विकसित और फिर बेहतर बिहार की तमन्ना रखते हैं। ऐसे तमाम लोग जन स्वराज का हिस्सा हो सकते हैं। हमने इस दृष्टि को लोगों तक पहुंचाया है। हम ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसकी ड्राइविंग सीट पर बिहार के लोग होंगे। जब पद यात्रा के बाद हम सबके साथ मिलेंगे और ज़रूरत महसूस की गई तो फिर पार्टी भी बन जाएगी। प्रशांत किशोर ने कहा है कि मेरी समझ है कि लोगों की आकांक्षाएं समाज के नीचे से अभिव्यक्त होकर के आनी चाहिए, या तभी उसकी आवाज़ सशक्त होगी, तभी समाज के सपनों को पूरा किया जा सकेगा। इसी इरादे से हम समाज के इस बीच समय गुजारना चाहते हैं। जब बिहार की हर पंचायत में हम पैदल पहुंचेंगे, गांव-गांव जाएंगे, एनएच पर हमारी पद यात्रा नहीं होगी, आपकी वैचारिक क्या होगी। इसी इरादे से हम समाज के बीच समय गुजारना चाहते हैं। बिहार की हर पंचायत में हम पैदल पहुंचेंगे, गांव-गांव जाएंगे, एनएच पर हमारी पद यात्रा नहीं होगी, आपकी वैचारिकी की क्या होगी। जब ये सवाल पूछा गया तो फिर प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम गांधी के दर्शन के साथ चलेंगे। गांधी मानवीय है, आधुनिक है और अंतिम आदमी तक व्यवस्था के पहुंचने की बात करते हैं। गांधी हमारे लिए मकसद है। तो दोस्तों, कहा जा रहा है कि 4G की तुलना में 5G में 10 गुना तेज स्पीड मिलेगी। बेशक 5G लॉन्च के बाद लोगों को इसके ढेर सारे फ़ायदे मिलेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमें इसके कुछ नुकसान भी देखने को मिल सकते हैं। जब 5G के नाम पर धोखेबाज चुटकियों में आपका अकाउंट साफ कर सकते हैं। द इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार विशेषज्ञों का कहना है कि 5G लॉन्च के बाद सिम स्वैप फ्रॉड में तेज़ी से इजाफा हो सकता है। उन्होंने कहा है कि टेलीकॉम कंपनी को सिम स्वैप फ्रॉड से बचने के लिए ग्राहकों को जागरूक करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि 5G सर्विसेज का इस्तेमाल करने के लिए ग्राहकों को सिम कार्ड अपग्रेड करने की ज़रूरत होगी और हैकर्स इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, जिससे धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाएगी। दरअसल सिम स्वैप फ्रॉड तब होता है जब जालसाज फर्जी कॉल, फिशिंग आदि के माध्यम से किसी ग्राहक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और उसी नंबर पर एक नए सिम कार्ड जारी करवाने के लिए टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर से संपर्क करने के लिए चुराई गई जानकारियों का उपयोग करते हैं। सिम कार्ड जीरो होने के बाद ग्राहक के पास पुराना सिम डीएक्टिवेट हो जाता है और नंबर पर सभी नए कम्युनिकेशन जालसाज को प्राप्त होने लगते हैं। ये स्कैमर को बेफिंग वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP जैसी जानकारी तक पहुंचाने की अनुमति देता है, जिससे कि वे पीड़ितों के अकाउंट से आसानी से पैसे चुरा सकते हैं। ये चोरी हुए फ़ोन के मामले में भी हो सकता है, या फिर तब जब अनजान ग्राहक अज्ञात लिंक पर क्लिक करते हैं, इसमें भी हो सकता है, जो धोखेबाज को सिम को रिमोटली डुप्लीकेट करने और फिर OTP तक पहुँच प्राप्त करने की अनुमति देता है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के नीतीश सरकार निशाने पर है। विपक्ष लगातार हमलावर है। बेगूसराय शूटआउट के बाद 2 दिन पहले बिहेटा में बालू माफियाओं के बीच 100 राउंड से अधिक गोलीबारी वारदात ने बीजेपी को हमला बोलने का एक और मौका दे दिया है। जब बढ़ते आपराधिक वारदातों के साथ दुर्गा पूजा को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक बुलाई, जब पुलिस के आला अधिकारियों को निर्देश देते हुए हर हाल में प्रदेश में यानी कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगामी पर्व त्योहारों को देखते हुए पुलिस को पूरी तरीके से सतर्क रहने के सख्त हिदायत देते हुए कहा कि कोई गड़बड़ी करे तो फिर उस पूरी तरीके से सख्ती से निपटे। अफवाह, द्वेष और नफरत फैलाने वाले सामाजिक तत्वों पर
पुलिस पूरी नज़र बना कर रखें और उन पर तुरंत कार्रवाई करे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से आपत्तिजनक टिप्पणियां एवं पोस्ट से सांप्रदायिक तनाव और विवाद खड़ा करने वालों पर पूरी नज़र बनाए रखे। इसके लिए साइबर क्राइम सेल से सतत निगरानी करते रहें। जहां घटना की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई करें। सीएम नीतीश कुमार ने सभी थानों में लैंडलाइन फोन फंक्शनल रखने के लिए मुख्यालय स्तर से निगरानी की व्यवस्था का निर्देश दिया है। तो दोस्तों बात करते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह 11 अक्टूबर को बिहार दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन दौरे की घोषणा के कुछ घंटों बाद ही कार्यक्रम में बदलाव कर दिया गया है। अमित शाह को लेकर के पहले कहा गया था कि वे 11 अक्टूबर को पटना आएंगे और फिर उनका सिताब दियारा और अमनौर जाने का कार्यक्रम है, लेकिन अब उनके दौरे में बदलाव किया गया है। अमित शाह का अब अमनौर में कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। वहीं वे अब पटना में भी नहीं आएंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह अब 11 अक्टूबर को बनारस से सिताब दियारा जाएंगे, जब वे सिताब दियारा से ही वापस बनारस लौट आएंगे। जहां अमित शाह लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती समारोह में शामिल होने के लिए सिताब दियारा आ रहे हैं। अमित शाह का यह दौरा इसलिए भी बेहद खास है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे मात्र 17 दिनों के दरमियान दूसरी बार बिहार आ रहे हैं। इसके पहले वे पिछले दिनों बिहार के सीमांचल के पूर्णिया और किशनगंज का दौरा कर चुके हैं। बिहार में सत्ता बदलाव के बाद अमित शाह पहली बार पूर्णिया में आए और फिर उन्होंने घोषणा की है कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा बिहार में बड़ी जीत हासिल करेगी। दोस्तों बात करते हैं कि देश कल महात्मा गांधी की 153वीं जन्म जयंती मनाया। आपको बता दूं कि बिहार से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का गहरा नाता रहा। जहां बापू 1917 में पहली बार बिहार आए थे। इसके बाद तो उनके बिहार आने का सिलसिला चल निकला और आज़ादी के आंदोलन में बिहार ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आपको बता दूं कि बापू जब पटना पहुंचे तो फिर अनुग्रह नारायण सिन्हा सामाजिक अध्ययन शोध संस्थान के द्वारा उनकी मेजबानी की गई थी। आज भी यहाँ इस संस्थान के प्रांगण में गुलाब और सफ़ेद रंग की इमारत है, जिसे गांधी शिविर के नाम से प्रसिद्ध प्राप्त है। कहते हैं कि 1947 में बापू यहाँ लगभग 40 दिन तक रहे थे। बापू लगातार यहाँ कार्यकर्ताओं से मिलते थे। 1947 में 5 मार्च को बापू यहाँ पहुँचे थे और यहाँ वह लगातार कार्यकर्ताओं से मिलते रहते थे। उनके बुलावे पर ठीक 3 दिन बाद अब्दुल गफ्फार खान भी इसी भवन में उनके साथ ठहरे थे। यहाँ गांधी जी के साथ निर्मल कुमार बोस, मनु गांधी, देव प्रकाश नारायण, सैयद अहमद भी रह रहे थे। आपको बता दूं कि यहाँ 30 मार्च तक ठहरने के बाद वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के नियंत्रण पर वह दिल्ली चले गए और फिर 14 अप्रैल 1947 को वापस लौटे। इसके बाद वे इसी भवन में ठहरे और इस बीच देश भर में हिंसा भड़क उठी, जिसको शांत करने के लिए 24 मई 1947 को गांधी जी वहां से निकल गए। इस दौरान उनका 40 दिन का यहाँ का प्रवास रहा। इस 40 दिन के वक्त को जब उन्होंने पटना में गुजारा तो बापू की पोती मनु गांधी भी यहाँ उनके साथ रही। यहाँ इसी भवन में एक चबूतरा है जहाँ बैठ करके गांधी जी पत्र लिखा करते थे। इस भवन की हालात वर्तमान में बहुत ख़राब है और यहाँ अब ताला लटका रहता है। 1921 में जब गांधी जी पटना आए तो फिर वह खुदा बख्श लाइब्रेरी देखने की लालसा लेकर के अशोक राजपथ पर पहुंचे। वहां से वे गोरखपुर के लिए निकले और फिर वहां से बिहार शरीफ होते हुए सदाकत आश्रम पहुंचे। दोस्तों बात करते हैं कि किशनगंज जिले में नवरात्रि भक्ति भाव से जारी है। इस बीच शहर के यानी कि किशनगंज शहर के अलग अलग पूजा पंडालों में पंडाल को आकर्षक रूप देने में कलाकार जुटे हुए हैं, जिसमें किशनगंज शहर के कई प्रमुख पंडालों में अलग झलक देखने को मिल रहा है। जहाँ शहर के टाउन क्लब रुई धासा पूजा पंडाल में इस बार खास झलक देखने को मिलेगी। यहाँ शिव तांडव को पंडाल के रूप में चित्रित किया गया है। जब वहीं मिलनपल्ली दुर्गा मंदिर में नेपाल नरेश मंदिर का लुक दिया गया है, जबकि शहर के मनोरंजन क्लब दुर्गा पूजा पंडाल में पंडाल को किसी चर्चित पैलेस का लुक दिया गया है। इसके अलावा शिव शक्ति धाम दुर्गा मंदिर में चर्चित पैलेस को पूजा पंडाल का रूप दिया गया है। दुर्गा पूजा के अवसर पर कहीं प्रतिमा तो कहीं पंडाल तो कहीं लाइटिंग लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोहारपट्टी दुर्गा पूजा की बात करें तो फिर यहाँ लाइटिंग पर विशेष फोकस किया गया है। लाइटिंग से लोग दूर से ही आकर्षित हो रहे हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि किशनगंज जिला के पोठिया प्रखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध सार्वजनिक रामपुर दुर्गा मंदिर का इतिहास लगभग 171 साल पुरानी बताई जाती है। जब पोठिया प्रखंड क्षेत्र में सबसे पहले दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करके रायपुर से ही दुर्गा पूजा शुरू की गई थी। ये मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रतीक है। रायपुर गाँव निवासी स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद दास की पहल पर पूजा प्रारंभ हुई थी यहाँ पर। इसके बाद पूजा का दायित्व इन्हीं के वंशज सभी वर्गीय सूर्योदन दास, देश बंधु दास, उसके बाद
स्वर्गीय श्याम सुंदर दास ने भी लगातार कई वर्षों तक पूजा का कार्यभार संभालते रहे और फिर वर्तमान में श्याम सुंदर दास के पुत्र निर्मल दास तथा पौत्र पूजा कमेटी की कमान तौर पर अध्यक्ष के रूप में संभाल रहे हैं। निर्मल दास ने मौके पर बताया है कि पूजा पूरे विधि विधान के साथ पंडित प्रदीप झा द्वारा संपन्न कराई जाती है। इससे पहले पंडित प्रदीप झा के पूर्वजों द्वारा पूजा कराई जा रही थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार के एक पूर्व मंत्री इन दिनों सांप से परेशान है। उनके आवास से रोज जहरीले सांप निकल रहे हैं, जब उनके घर में आए दिन सांप निकल रहे हैं। जब पिछले कुछ दिनों में भाजपा विधायक जीवेश मिश्रा के घर में 8 से 10 सांप निकले हैं, वो भी कोबरा सांप। वहीं अपने सरकारी आवास से सांप निकलने के लिए भाजपा नेता इसका ठिकरा भी महागठबंधन की सरकार पर फोड़ रहे हैं। जहां बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद भाजपा और महागठबंधन के सहयोगी दल आए दिन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, लेकिन बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक जीवेश मिश्रा ने महागठबंधन की सरकार पर मजाकिया अंदाज में अनोखा आरोप लगाया है। दरअसल जीवेश मिश्रा जी इन दिनों अपने आवास से निकलने वाले सांपों से परेशान है। सत्ता जाने के बाद अब पूर्व मंत्री को सांप डरा रहा है। जीवेश मिश्रा का कहना है कि आए दिन उनके आवास से किंग कोबरा जैसे खतरनाक सांप निकल रहे हैं। यह सांप सिर्फ आवास परिसर में ही नहीं बल्कि अंदर घर और कार्यालय में भी चले जाते हैं। जहरीले सांपों से परेशान जीवेश मिश्रा ने इन दिनों सांपों के निकलने का ठिकरा भी मजाकिया अंदाज में महागठबंधन पर फोड़ा है। भाजपा नेता का कहना है कि बिहार में सरकार बदलने के बाद कुछ सांपों ने जो एक केचुअल छोड़ा है उसी का असर है कि मेरे बंगले में सांप निकल रहे हैं। वैसे भाजपा वालों को सांप कुछ नहीं करता है, ये कहना है भाजपा नेता जीवेश मिश्रा का। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।